एक नज्म है जो हमारी गौरव गाथा की तरफ इशारा करती है। हमारे देश की जो गौरव गाथा है, हमारा जो लोकतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी तरफ इशारा करती है और हमें मोटिवेट करती है कि हम उस जानिब भी देखें। और वो नज्म है अल्लामा इकबाल की, जिसमें मैं बस 2 मिनट में, बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, इस प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा और इसके फौरन बाद जो आज का विषय है उस विषय पर श्री नीलेश कुमार जी को आमंत्रित करूंगा। मेरा वतन वही है, ये नज्म है अल्लामा इकबाल साहब की। चिश्ती ने जिस ज़मीं पे पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्ते अरब छुड़ाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये जो स्टैंजा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा गौर करें आप लोग। सारे जहां को जिसने इल्मो हुनर दिया था, यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, मिट्टी को जिसकी हक ने जर का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो ये नज्म थोड़ी सी लंबी है, मैं यहीं पर इसको शॉर्ट करता हूं और अब मैं अपने विद्वान साथी श्री नीलेश कुमार जी, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग MGM PG कॉलेज संभल को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और संक्षेप में आज का जो ऑनलाइन सेमिनार है और आज का जो विषय है हमारा लोकतंत्र में हमारी भूमिका, इस विषय पर प्रकाश डालें। श्री नीलेश कुमार जी। श्री नीलेश कुमार। धन्यवाद अमर साहब, और धन्यवाद प्राचार्य जी का मैं तहे दिल से आभारी हूँ जो इस विषय पे एक वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल एक लोकतंत्र ये एक ऐसा विषय है जिसको समझा बहुत कम गया है और कहा बहुत ज्यादा गया है। खैर, हम सबसे पहले आते हैं एक इतिहास के भाषण के साथ चर्चिल के मैं चर्चा करना चाहूंगा। चर्चिल ने अपने भाषण में कहा था आजादी से ठीक पहले कि भारत में डेमोक्रेसी कभी भी सस्टेन नहीं रह सकती है, कभी भी जो है जारी नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग इतने धर्म, इतनी जाति, इतने वर्ग, इतने भाषा और नृ जाति एथनिसिटी में बटे हुए हैं कि इनमें एकता की किसी भी बंधन का अभाव है। इसलिए ये व्हाइट मैन बर्डन है, रुडयार्ड किपलिंग वाला व्हाइट मैन बर्डन है कि वह इनको सभ्य बनाए, उसके बाद जो है इन पे शासन करे। लेकिन शायद चर्चिल और रुडयार्ड किपलिंग ये बात नहीं समझता था कि भारत की जनता जो है वह एक इसी बात पर कि हम अपने पर शासन कर सकते हैं, हम पे शासन करने के लिए किसी अंग्रेजी साहिब की जरूरत नहीं है, उसने एकता हासिल की। एंटी कॉलोनियल संघर्ष के रूप में हमारे पास जो है राष्ट्रवाद आया और वो राष्ट्रवाद समावेशी राष्ट्रवाद था और उस राष्ट्र के बंधन ने पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक को एक साथ बांध के रखा। तो भारत, और आज हम देख रहे हैं अभी हाल का कुछ महीने हुआ एक रिपोर्ट आई है जिसमें डेमोक्रेसी को, भारत को पार्शियल डेमोक्रेसी में रख दिया गया है। अगर हम उसकी बात अभी न करें, जैसे अभी न करें, तो फिर भी हमने 75 वर्ष जिए हैं इस डेमोक्रेसी में, जिसमें 2 बार आंच आई है। एक बार तो इंदिरा गांधी के आपातकाल लगाने के समय, और दूसरा जो है अभी। तो फिलहाल हम ये समझते हैं कि भारत
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एकमात्र ऐसा डेमोक्रेसी का एक्सपेरिमेंट था जो सफल रहा, जो अपने आप को सस्टेन किया। यूरोप की डेमोक्रेसी की एक विशेषता हुआ करती थी कि वहां एक ही प्रकार के लोग थे, चाहे वो एथनिसिटी हो या उनका लैंग्वेज बेसिस था, उसके आधार पे एक प्रकार के लोग होते थे और वो अपने ऊपर शासन करने का अधिकार अपने से चुन लेते थे। यहाँ पे क्या था, भारत में विभिन्न प्रकार की नस्लें थी, विभिन्न प्रकार के धर्म थे, विभिन्न प्रकार की जातियां थी, भाषाएं तो इतनी की पूछिए मत। तो इसी से उनको बहुत वेस्टर्न वाले बहुत जो है संदेह की दृष्टि से देखते थे कि भारत में डेमोक्रेसी सफल नहीं हो सकती है। लेकिन हमारे जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल का आदर्श रहा, उसके जो नेता रहे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, अनेकों क्रांतिकारी, उन्होंने सबको एक साथ रखने का जो मूल्य विकसित किए, जो एक भावना विकसित की, उसने आज लोगों को एक रखा। इसलिए हम डेमोक्रेसी को आज सस्टेन करते रहे। हम डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट हिस्ट्रीज है हमारी, डिफरेंट कस्टम्स है हमारा, फिर भी हम जो है डेमोक्रेसी को आज सस्टेन कर रहे हैं, डेमोक्रेसी पे चल रहे हैं। अब मैंने एक बात और कही थी कि अभी का एक रिपोर्ट आया है जिसमें पार्शियल डेमोक्रेसी कही गई है भारत को, और एक जो है आपातकाल का समय था जब इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया, तो उस समय जो है डेमोक्रेसी पे एक प्रहार समझा गया। लेकिन क्या वास्तव में हमने अभी तक डेमोक्रेसी को सही अर्थ में समझा है? सबसे पहले ये समझते हैं डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी को हम लोग कहते हैं ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। और बेसिकली क्या होता है कि डेमोक्रेसी को हम लोग इलेक्शन का पर्यायवाची समझ लेते हैं। हमको सरकार चुनने का हक है, बहुत खूबसूरत चीज है डेमोक्रेसी, हमें जो है जनता को सौंपी गई है, हम तो किंग मेकर है। और यही पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि हम किंग मेकर जैसे ही बनते हैं, किंग को बना करके, सॉरी किंग का मतलब यहाँ पे है रूलर को बैठा करके फिर आराम से हम सोने चले जाते हैं। यहीं पे डेमोक्रेसी जो है टूटती है, क्योंकि डेमोक्रेसी केवल किंग को चुनने का अधिकार नहीं है, उसको आपके प्रति उत्तरदायी होना होगा, उसको आपके लिए काम करना होगा, उसको उन आदर्शों के लिए काम करना होगा जिन आदर्शों पे देश को एकता प्रदान की जाएगी। ये होती है डेमोक्रेसी। अगर जहां भी सरकार इससे फ्लक्चुएट करती है, इन आदर्शों से इधर उधर होती है, आपको वापस आप ही के पास वो जिम्मेदारी है, आप उसको लाइन पे लाएं। एक डेमोक्रेसी को एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, डेमोक्रेसी और मेजोरिटेरियनिज्म में अंतर है। इन दो चीजों पे को अलग अलग करके हमें देखना होगा, तब जाकर के डेमोक्रेसी के सही अर्थ को हम समझेंगे। एक कहानी सुनाते हैं आपको, हमें पढ़ने का शौक है थोड़ा, हम हिंदी इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ते रहते हैं। आम्रपाली, वैशाली की नगरवधु में एक आम्रपाली होती है, और भारत भी रिपब्लिक है आज, उस समय वज्र संघ भी रिपब्लिक हुआ करता था जहां पे आम्रपाली रहा करती थी। आम्रपाली उस समय वज्र संघ में एक कानून हुआ करता था कि जो वहां पे सबसे सुंदर कन्या होगी वज्र संघ की, उसको नगरवधु बना दिया जाएगा। इस विषय पर जो है एक ऋषि ने, आम्रपाली 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेती है, और अब समय आता है वो जो है सबसे सुंदर कन्या होती है, वज्र संघ के जनपद उसको चुनता है कि इसे नगरवधु बनाया जाना चाहिए। आम्रपाली उस पर अपना आक्षेप करती है कि नहीं, हमें ऐसा न किया जाए। अब देखिए, अब आप मेजोरिटेरियनिज्म और डेमोक्रेसी का अंतर समझिए। एक महिला केवल ये चाह रही है कि हम सबकी नगरवधु नहीं बने, हम सबकी पत्नी नहीं बनेंगे, और पूरा वज्र संघ ये चाह रहा है कि नहीं, ये नगरवधु बने। तो वहां पे ये निर्णय मेजोरिटेरियनिज्म का था, मेजोरिटेरियन डिसीजन था, डेमोक्रेटिक डिसीजन नहीं था। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी के साथ कुछ मूल्य जुड़े होते हैं, लिबर्टी का, इक्वालिटी का, सबसे जरूरी जस्टिस का। यहाँ पे इन सारी चीजों की न तो इस निर्णय में, जहां पे आम्रपाली को चुना जा रहा है नगरवधु के रूप में, न तो वहां पे इक्वालिटी है, न लिबर्टी है, न ही जो है उसको साथ जस्टिस हो रहा है। तो डेमोक्रेसी के साथ ही इसी बात को जेस मिल ने कहा था कि अल्पमत का भी सम्मान किया जाना चाहिए। तो अल्पमत सही भी हो सकता है कभी,
तो डेमोक्रेसी में अल्पमत का भी सम्मान किया जाता है और बातों को देखा जाता है कि किस प्रकार से कोई निर्णय एक मेजोरिटेरियन निर्णय है या फिर डेमोक्रेटिक निर्णय है। उसके बाद जो है आपने एक बार गवर्नमेंट चुन लिया तो आपने अपना सर्वाधिकार नहीं दे दिया है, आपने वोट दे दिया, उसके बाद किसानों ने वोट दे दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि मंत्रीगण उनको खानदानी कहेंगे। आपने वोट दे दिया, छात्रों ने वोट दे दिया, तो इसका मतलब नहीं है कि उन्होंने जो है सरकार चुनी है तो सरकार का सारा निर्णय जो है उनका निर्णय है, वो उन पर लाठीचार्ज करवाएंगे। ये चीज नहीं होती है डेमोक्रेसी। जहां पे ऐसा आए तो उसको रोकना पड़ेगा। उसके बाद जो है अब आता है डेमोक्रेसी को हमें हमारी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। डेमोक्रेसी को रोकने के लिए जो कुछ जरूरी चीजें मेरे दृष्टिकोण में है, सबसे पहले तो ये है, एक बात सामने आएगी अभी जो है मैम बताएंगी, उसके अलावा भी आप लोग सुनते होंगे कि हम केवल अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते। हमें अपना कर्तव्य जानना चाहिए और लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि कर्तव्य में सबसे पहली चीज ये है कि आप अपने अधिकारों के संदर्भ में जानें। दूसरी चीज जो आपको जाननी चाहिए वो यह कि हमें एक डेमोक्रेसी को डेस्पोटिज्म में कन्वर्ट होने से रोकना है। ये दो दृष्टिकोण है जिसपे मेरा मानना है कि हमको जो है विचार करना चाहिए। मैं इन्हीं बातों के साथ विराम दूंगा और आगे के लिए अपने मोहम्मद अहमद सर को जो है आमंत्रित करूंगा, वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, नीलेश सर। जैसा कि आपने बताया कि लोकतंत्र में रूलर को बिठा करके हम सोने चले जाते हैं, तो ये एक पंच लाइन, इस लाइन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि रूलर को बिठाकर हम सोने चले जाते हैं। अब इसके बाद बगैर किसी ताखीर के मैं हमारे जो एक विशिष्ट अतिथि के तौर पे हमारे साथ में अपना कीमती वक्त दे रहे हैं, केजीके महाविद्यालय मुरादाबाद के यशस्वी प्राचार्य प्रोफेसर सुनील चौधरी जी, मैं उनसे मोदबाना गुजारिश करूंगा कि वो आए और लोकतंत्र में हमारी भूमिका विषय पर संक्षेप में, वक्त का ख्याल रखते हुए मैं मोदबाना गुजारिश करूंगा, बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि हमें कीनोट स्पीकर को सुनना है और वक्त हमारे पास लिमिटेड वक्त है। तो मैं मोदबाना गुजारिश करूंगा प्रोफेसर सुनील चौधरी जी से, यशस्वी प्राचार्य केजीके कॉलेज महाविद्यालय मुरादाबाद, कि वो आए और लोकतंत्र में हमारी भूमिका विषय पर प्रकाश डालें। सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं ऑडिबल हूं? जी सर, ऑडिबल हैं आप। लोकतंत्र यानी लोगों का तंत्र, और आजादी के बाद से अगर हम देखें कि हमारे साथ बहुत से देश आजाद हुए, जिनमें से कुछ देशों में लोकतंत्र बीच में नहीं रहा। तो इस लोकतंत्र में अगर हम शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका को देखें, तो शिक्षक के रूप में हमारी भूमिका है कि हम अगली पीढ़ी के लिए अपने देश के जो नौजवान हैं उनको तैयार करें, भविष्य की चुनौतियों के लिए उन्हें ढालें, भारत की संस्कृति, भारत की जो पहचान है उसको बनाए रखने के लिए काम करें। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जहां हम लोकतंत्र में अपने अधिकारों के लिए सजग हैं, अपने कर्तव्य के लिए भी हम उतने ही सजग रहें। जो जहां जिस क्षेत्र में है, अगर वो वहां पर अच्छा करना शुरू कर दे तो निश्चित रूप से हमारा जो लोकतंत्र है वो सफल हो जाएगा। अब हमारे लोकतंत्र में अगर हम देखें अपने देश में चुनौतियां क्या हैं, कि खास तौर से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा में प्रतिशत परसेंटेज जो है वो बड़ा है, लेकिन जो गुणवत्ता है धीरे धीरे हम देख रहे हैं उसमें निश्चित रूप से कुछ कमियां दिखाई पड़ती हैं। तो औपचारिक शिक्षा के साथ, औपचारिक डिग्री के साथ जो कौशल विकास की चर्चा हो रही है,
इसमें कंप्यूटर स्किल्स की चर्चा होनी चाहिए, कंप्यूटर स्किल्स पर काम होना चाहिए, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स पर काम होना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इन क्षेत्रों में काम होना चाहिए। यानी भविष्य की जो रोजगार की आवश्यकताएं हैं, साथ ही साथ हमारा जो विद्यार्थी है, हमारा जो युवा है, वो देश में अपना योगदान कैसे दे सकता है। भविष्य में कोई व्यक्तिगत संकट आता है या कोई समाज में कोई प्राकृतिक या मानवीय आपदा आती है, उसमें हम कैसे सहयोग दे सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के व्यक्तिगत और जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, उनके लिए कैसे हम अपने युवा को तैयार करें कि वो देश में भविष्य में अपना योगदान दे सके। साथ ही लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि हम चुनाव आने वाले हैं, घोषित है उत्तर प्रदेश में, कि अपना मत हम किस प्रकार से मत को दें। अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए जिसका हम चयन कर रहे हैं, उसका चयन करते वक्त हम उसकी योग्यता को देखें, अपने दायित्व का निर्वहन करें, और जो भी चीजें, जो भी जिम्मेदारियां एक नागरिक के रूप में हमें मिली हैं, उनका हम समुचित रूप से पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी प्राचार्य, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज के अवसर के लिए, और उनकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सफल कार्यक्रम के लिए आपको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हेलो, हेलो। हाँ, थैंक यू सुनील सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी। बहुत बहुत आभार आपका सर। कार्यक्रम की सफलता के लिए आपको शुभकामनाएं। आपने हमें समय दिया, एक बार पुनः आभार आपका। मोहम्मद अहमद साहब, कृपया कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। ये जमगढ़ हटा ले, कभी वो आ जावे हटावा, ये हटा ले यहाँ तू आगल यहाँ बंद कर रखा ले, यहाँ टावर कह रही कभी आ जाए टावर हट जाएगा तो। Am I audible? Ma'am? Yes. Am I audible? Yes. यस यस। अब मैं बिना किसी ताखीर के, जिसके लिए खास तौर पे जिनको सुनने के लिए ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, और खुद मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैम को सुनने के लिए काफी उत्सुक रहता हूँ, तो जिनका इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, प्रोफेसर निशी पांडे मैम किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं एक ब्रीफ बायो बहुत ही संक्षेप में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर निशी पांडे मैम यूजीसी एचआरडीसी की डायरेक्टर के पद पर, प्रोफेसर और डायरेक्टर के पद पर 2 बार उन्होंने काम किया है। और इसके अलावा मैम फर्स्ट इंटर डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर एडवांस रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज लखनऊ विश्वविद्यालय में कोऑर्डिनेटर हैं सेंटर फॉर कल्चरल टेक्स्ट रिकॉर्ड्स एंड ट्रांसलेशन ऑफ इंडियन लिटरेचर की। इसके अलावा डायरेक्टर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, फैकल्टी मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ विमेन स्टडीज, और फर्स्ट वुमन अपॉइंटी डीन स्टूडेंट वेलफेयर के पद पे भी सुशोभित रही लखनऊ विश्वविद्यालय में। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद विश्वविद्यालयों में होता है और आमतौर पे महिलाओं को कमजोर समझा जाता है उस पद के लिए, और वो एक ऐतिहासिक क्षण था, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा जब मैम को लखनऊ विश्वविद्यालय का कुलानुशासक यानी चीफ प्रॉक्टर, और ये लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली महिला चीफ प्रॉक्टर के पद को बखूबी अंजाम दिया मैम ने। इसके अलावा फॉर्मर डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, फॉर्मर चीफ प्रोवोस्ट, 35 साल से ज्यादा का लंबा चौड़ा अनुभव, और इसके अलावा मैम को तमाम अवार्ड्स और ऑनर से भी सम्मानित किया गया, जिनमें से
कुछ मुख्य, मैं सिर्फ जो मुख्य चीजें हैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, और वैसे तो मुझे कम से कम 3-4 घंटे का वक्त चाहिए होगा मैम का इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो ये बहुत ही संक्षेप में मैं मैम का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। कुछ स्कॉलरशिप और अवार्ड्स, ऑनर्स के बारे में, जिसमें मैम को 2019 में फ्लो वीमेन अवार्ड ऑफ उत्तर प्रदेश फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया। इसके अलावा फुल ब्राइट स्कॉलरशिप USIEF की तरफ से मैम को दिया गया, और उसके बाद मैम ने दुनिया की विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में जाकर के वहां पर एक फैकल्टी मेंबर के रूप में काम किया, जिनमें से कुछ मुख्य यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंटरनेशनल रेप्यूटेशन के वो मुख्य हैं, जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल टेक, कूपर यूनियन, लेमन कॉलेज, मैनहट्टन कॉलेज, FIT, ब्रॉन्क्स कम्युनिटी, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी, मेरेडिथ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ड्यूक यूनिवर्सिटी इत्यादि। तो इन सब जगहों पर मैम का इंटरेक्शन हुआ है, वहां पर गई हैं, उन्होंने पढ़ाया है और वहां पर विजिट किया। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई ब्रेवरी अवार्ड 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मैम को दिया गया, और सरस्वती सम्मान 2013 में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मैम को दिया गया। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड जो मैम को मिला है वो है स्कॉलरशिप बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1995 फॉर पोस्ट डॉक्टोरल वर्क एट एक्सेटर कॉलेज ऑन मॉडर्न लिटरेरी थियरी, विमेन्स राइटिंग इन इंग्लिश एंड मॉडर्निज्म। ये कुछ मुख्य चीजें हैं। इसके बाद मैं अब ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारी जो की नोट स्पीकर हैं, मुख्य वक्ता प्रोफेसर निशी पांडे मैम को बहुत ही मोदबाना गुजारिश के साथ मैं आमंत्रित करता हूं अपने महाविद्यालय की तरफ से, महात्मा गांधी मेमोरियल पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय की जानिब से शुक्रिया अदा करते हुए मोदबाना गुजारिश करता हूं कि मैम आए और आज का जो हमारा विषय है लोकतंत्र में हमारी भूमिका, उस विषय पर प्रकाश डालें। थैंक यू वेरी मच अहमद। मैं सबसे पहले तो आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोगों का 73rd रिपब्लिक डे है और हम लोग का 75वां वर्ष है फ्रीडम का, इंडिपेंडेंस का। और आजादी के अमृत महोत्सव में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आपके प्रिंसिपल योगेंद्र सिंह जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया आप सबसे बात करने का और मुखातिब होने के लिए। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप में बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि मुझको जानते हैं और मुझको विश कर रहे हैं। मैं आप सभी को व्यक्तिगत रूप से विश करती हूँ। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। सबसे बड़ी बात जो मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगी वो ये है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसको हम डेमोक्रेसी समझते हैं, और हम अक्सर सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम को ही डेमोक्रेसी समझते हैं और हम ये नहीं सोचते कि जो शब्द है डेमोक्रेसी उसका अर्थ सही माने में क्या है। हम लोग तो साहित्य के टीचर्स रहे हैं, तो हम लोग डेमोक्रेसी को जिस तरह से देखते हैं वो मैं आज आपके संग इसलिए शेयर करना चाहूंगी इस अवसर पर, क्योंकि हम सब मानते हैं कि डेमोक्रेसी 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 जो है वो सिर्फ समाज में हो, कि हम आए, इलेक्शन हुए, हमने इलेक्शंस में किसी को वोट किया, फिर आपसे सब लोगों ने अभी बात में कहा भी कि आपके अधिकार भी हैं, आपके कर्तव्य भी हैं, सब पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ आज हम सब के लिए समझने के लिए, कि अगर हम चाहते हैं कि देश में प्रजातंत्र जो है और जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल हो, तो सबसे पहले हमारी सोच डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। और इस अवसर पर 75 साल होने के बाद, इंडिपेंडेंट होने के बाद, ये अवसर आ गया है ये समझने का कि हम अपनी सोच में अभी डेमोक्रेटिक नहीं हुए। और जब तक कि प्रजातंत्र में हर व्यक्ति अपनी सोच को डेमोक्रेटिक नहीं करेगा, तब तक बदलाव किसी लेवल पे नहीं आ सकता, चाहे वो व्यक्ति नेता बने या वो आपके घर में आपके पिता हो या आप स्वयं। तो आज मैं आप लोगों को ये बात तो जरूर कहूंगी कि 75 साल में हम लोग ने एक लंबा सफर तय किया है, अभी लंबा सफर और भी बाकी है, और उस लंबे सफर को तय करने में
हमको किस चीज पर ध्यान देना है, उस बात पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करूंगी, क्योंकि अधिकतर जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम वी टॉक अबाउट थिंग्स लाइक मेजोरिटनिज्म, दिस दैट, और अलगाववाद और दुनिया भर की बातें हम लोग करेंगे, इमरजेंसी की बात करते हैं। पर हम लोग इस बात पे कभी नहीं जाते गंभीरता से सोचने के लिए कि 75 साल में एक डेमोक्रेसी में जो यहाँ के लोग थे वो कितने डेमोक्रेटिक हुए हैं, या क्या हमने कॉलोनियल रूल को फिजिकली तो अलग कर दिया कि कॉलोनाइजर्स चले गए, हम इंडिपेंडेंट हो गए, 75 साल हो गए इंडिपेंडेंट हुए, हमारी सोच क्या इंडिपेंडेंट हुई? क्या हम पाश्चात्य सोच से आज भी ग्रसित नहीं है? क्या हमारी सोच हमारी सभ्यता और संस्कृति को परिलक्षित करती है? क्या हमारी सोच स्वतंत्र हुई है और कितनी हुई है? इस बात पर क्या हम अपने स्टूडेंट्स का ध्यान ले जाते हैं? क्या हम अपने ऊपर इस बात को लागू करते हैं कि हम अपनी सोच में कितने स्वतंत्र हैं? क्या हम इस बात को लागू करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट को कितनी स्वतंत्रता क्लासरूम में देते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि हम अपने घरों में अपने बच्चों को वो स्वतंत्रता दे रहे हैं या नहीं, अपने जीवन के निर्णयों को लेने के लिए, या हम उनको कंट्रोल करना चाहते हैं? देखिए, व्यक्ति के संग और मनुष्य के संग ये होता है कि हम चाहते हैं कि बाहर के लोग हमारे लिए सब कुछ कर दें, हमारा नेता हमारे लिए सब कुछ कर दे, जिसको हम इलेक्ट करके लाए हैं वो तो बिल्कुल भी टोटलिटेरियन ना हो और वो भी मेजोरिटनिज्म न करे, लेकिन मैं अपने घर में चाहूंगा या चाहूंगी कि मेरी ही बात चले, मैं जो चाहूं वही हो, बच्चे मेरी सुने, पत्नी मेरी सुने, माँ मेरी सुने। और हमारी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे इस वक्त कह रही हूं कि एक डेमोक्रेसी में अगर हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है तो उस हर एक व्यक्ति की सोच बदलनी होगी, और उसको बदलने के लिए हमको व्यक्तिगत रूप से प्रयास करना होगा। आज जब 75 साल हमारे इंडिपेंडेंस के हो रहे हैं तो हमें एक प्रण करना चाहिए कि हम अपनी व्यक्तित्व में, स्वयं के व्यक्तित्व में बदलाव लाएंगे और प्रयास करेंगे कि समाज में हमारे आसपास जितने लोग हैं, जो परिवार हैं, उनमें उस स्वतंत्रता का भाव जो है वो उसका वास हो, उसका प्रवाह हो, जो अभी नहीं है। आप एक छोटे से परिवार को ले लीजिए, सारे चीज परिवार में पिता सेंट्रिक है, क्योंकि हम एक पितृसत्तात्मक समाज है। हमारे घर में जो हमारी माता हैं वो भी बिना पिताजी के अनुमति के न बच्चों को किसी चीज की अनुमति दे पाती हैं, न खाना पका पाती हैं, न उनकी पसंद का खाना बनना चाहिए, उनकी सोच से घर चलना चाहिए, और उनकी सोच को बच्चों के ऊपर लागू करने के लिए माता जो है वो प्रयासरत रहती हैं। तो जब और बच्चों को वही करना है, पिता चाहेंगे कि वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, या वो ये पढ़े, या वो यहाँ आए वहां जाए, यहाँ न खेलें। जब हम अपने व्यक्तिगत स्पेसेस में किसी प्रकार की स्वतंत्रता अपने प्रिय जनों को देने के लिए तैयार नहीं है, तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारा जो नेता है वो हमको पूरी स्वतंत्रता देगा, एक आदमी की आवाज को सुनेगा। ये होने में तो अभी हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन अगर हमारी सोच बदलती, हर व्यक्ति की सोच बदलती, तो आपके नेता की भी सोच बदल जाएगी। तो जो नेता आप सिलेक्ट करके भेजेंगे उसके जो व्यक्तिगत मूल्य हैं उनमें एक डेमोक्रेटिक Ma'am, your voice is not clear.